हम्म। सबसे पहले तो दोबारा इस बात की माजरत कि आजकल काम थोड़ा ज़्यादा है और चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो रही हैं, तो जिसकी वजह से मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया कि आप लोगों की क्लास है। और इत्तेफाक की बात है कि उस दिन मेरी एक स्टूडेंट होती है रात में, तो उनका कोर्स खत्म हो गया है। तो मेरे जहन में था कि मेरी और कोई एक्टिविटी पता नहीं क्यों नहीं है। तो एक वजह ये भी थी कि सैटरडे को ही आप लोगों के साथ नशिस्त हुई थी, तो किसी कोने में था कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो दोबारा अब एक हफ्ते बाद ही आएगी। तो बस वो इत्तेफाक की बात है कि वो क्लास उस वक्त चल रही थी, तो जिस वक्त मुझे वसीमा साहबा ने कॉल किया तो मैं तो दूसरी क्लास ले, तो मैंने कॉल ड्रॉप कर दी। तो आप लोगों को तकलीफ हुई, इसकी वजह से मैं बहुत माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसे तो अभी हम खत्म ही कर रहे हैं, इसका एक आध सेशन ही बाकी रह गया है। तो ये तो नहीं कह सकता कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कि बहरहाल मतलब जो माजरत बनती है आप लोगों से, तो वो मेरी तरफ से कबूल फरमाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे थोड़ा ज़्यादा मजीद ख्याल रखा जाए। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप चारों तरफ से सामान गिर रहा होता है आपके ऊपर काम करने के लिए, तो थोड़ी चीज़ें आउट ऑफ सिंक्रोनस हो जाती हैं। चलिए जनाब, हमने आज डिस्कस करना है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो अगर आप आसान तरीन जबान में इसको समझने की कोशिश करें तो एक डिसएग्रीमेंट, एक किसी चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट का एक पूरा कंटिन्यूम होता है। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये है कि मैं और आप किसी एक मामले के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं और हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफ है हमारा। और वो आपने सुना होगा जी, जमहूरियत का हुस्न ही इख्तलाफ होता है, यानी कि हम मैं अपनी राय रखता हूँ, आप अपनी राय रखते हैं, हम दोनों के दरमियान एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है और हम उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए जमहूरियत का हुस्न कहते हैं इख्तलाफ राय को, कि उससे डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के उठ के सामने आते हैं और मुख्तलिफ राय जो होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको उसके साथ दरमियान का कोई बेहतरीन रास्ता निकाला जाता है। जब हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक ऐसी डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में पाया जाता है, तो आपको हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट आपके जहन में कौन सा आता है? जरा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कौन सा वो कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है जो आपके जहन में आता है, जो हिस्ट्री में मौजूद है। जनाब चैट बॉक्स। हम्म। हाबिल और काबिल। सवाल बड़ा सादा सा है कि आपके जहन में वो कौन सा ऐसा डिसएग्रीमेंट है। अरे डॉक्टर सना, आप बहुत आगे पहुंच गई, अभी तो बहुत पीछे पीछे के वाकयात बाकी हैं। हम्म। हाबिल और काबिल इज गुड इनफ, रिफत साहिबा। मगर इससे पहले के भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ। तो चलें जी। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना एक नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने डिसअग्री किया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ जनाब? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ये डिसअग्रीमेंट हुआ। मैंने आपसे कहा था डिसअग्रीमेंट से बात स्टार्ट होती है। अच्छा, अब कहाँ अल्लाह ताला की जात और कहाँ फरिश्ते? इस वाकये में हमारे लिए एक सबक ये भी है कि अगर आप किसी बहुत बड़े से, किसी ऐसे शख्स, मिसाल के तौर पे आप अपने बॉस से, आप अपने किसी उस्ताद से डिसअग्री कर रहे हैं किसी बात के ऊपर, तो उसको डिसअग्री करने का अदब क्या है? अतजालु फीहा, क्या आप ऐसा करने लगे हैं? तो सवाल के अंदाज में डिसअग्री किया, यानी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मुझे जरा इसे समझा दें। ये वो पहला कॉन्फ्लिक्ट है जिसका कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र फरमाते हैं, या एग्रीमेंट कह लें, डिसएग्रीमेंट कह लें आप इसको। स्टार्ट विद डिसएग्रीमेंट। ये फरिश्तों ने कहा कि भाई युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी साइड ली, इंसान की साइड ली। फरमाया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब आ जाएं जनाब, डॉक्टर सना शेख सही जगह पहुंच गई हैं। अस्कालतिल मलाइकती, आगे उनसे कहा फस्जुदू, इसको सजदा करो। तो सिवाय इब्लीस के सारों ने सजदा कर लिया। अब आया है वाकई में जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो वो तो सजदा करने वालों में से था ही नहीं। उससे पूछा कि भाई किस चीज ने तुम्हें रोका सजदा करने से? तो वो तो अड़ गया, उसकी ईगो ज्यादा बड़ी थी। उसने कहा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है, तो मैं तो ज्यादा सुपीरियर हूं, मैं कैसे इसको सजदा करूं? यहां पे सवाल जो था ना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी को चैलेंज करने का सवाल, अना का सवाल था, तकब्बुर का सवाल। तो अल्लाह ताला को ये तकब्बुर तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तकब्बुर करने वालों के बारे में आता है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। तो यहाँ एब्सोल्यूट ओबीडियंस चाहिए थी, जो उसने दी नहीं। तो आपस में डिस्कशन होता है आगे, और फिर जो डिमांड करते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ भाई करो जो करना है तुम। मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे उन पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। और वो बहकाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है ज़ाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ के पास। और वो उनको, आपको याद है क्या लालच देता है? आप में से कोई ना कोई हाफिजा होंगी। किसी को वो आयत याद है तो याद लिख दे, मुझे याद नहीं है। उसमें आता है मुल्क ला यबला। अपनी जिंदगी और कभी ना खत्म होने वाली हुकूमत। तो ये रास्ता दिखाता है कि यदि आप ये फल खा लेंगे तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी और कभी ना खत्म होने वाली हुकूमत मिल जाएगी।
और उसके बाद वो ये फल खा ले, गलती हो जाती है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पे नाराज होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जाहिर होना शुरू जाते हैं। तो आदम में और इबलीस में यही फर्क है। गलत काम उसने भी किया, गलती इनसे भी हुई, मगर इन्होंने फौरन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे उनके मामलात बहरहाल आसान कर दिए। तो एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की ये है कि आप अपना मकाम देखें और आप सामने वाले का मकाम देखें, आप उसके साथ अपना ताल्लुक देखें। और बहुत सारी जगहों पे आता है हदीस के अंदर कि जी सामने वाले को माफ कर देना, दरगुजर करना, ये मतलूब है, मकसूद है और महबूब है। एक सहाबी के बारे में आता है कि उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई, अगर तुम में से किसी महफिल थी, तो एक सहाबी दाखिल हुए, उससे पहले आप सबसे फरमाया कि जो सहाबी दाखिल होंगे वो अ, अहले जन्नत में से होंगे। तो एक दूसरे सहाबी को शौक हुआ कि भाई मैं देखूं ये ऐसा कौन सा काम करते हैं। मुझे सनद याद नहीं है इस हदीस की, लेकिन मैंने पढ़ी कई दफा है, तो उम्मीद है कि कम से कम हसन तो होगी। तो वो पहुंच गए उनके पास उनको देखने के लिए, उनके मामूलात का मुशाहिदा किया और पता चला जी कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो कि स्पेसिफिक हो, एक्स्ट्रा हो। सारे हम जो काम करते हैं वही काम कर रहे हैं। तो मैं पूछा उनसे, यदि आपके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, तो आप, उन्होंने फरमाया कि भाई मैं सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूँ। तो जिंदगी में जब आप गुजार रहे होते हैं तो अपना दिल आपको बड़ा करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं। हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए वुसअत क़ल्बी चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसके लिए कि आप लोगों की खताओं से दरगुजर करें, उनको सिखाएं, समझाएं, और दोबारा भी उनसे वो गलती हो तो भी आप अपना गुस्सा जो है उसको काबू में रखें। बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए कि आप लीडर बने। अच्छा, फिर हाबिल और काबिल का वाकया आता है। तो हाबिल की एक अप्रोच थी, उसने कहा जी मैं तो, आप अगर मुझे मारना भी चाहेंगे, कत्ल भी करना चाहेंगे, तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मगर उसको हाथ उठाने का हक था, लेकिन उसने कबूल किया, उसने कहा कि नहीं ठीक है जी, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपने जो करना है कर लें। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की जिंदगी है, उस मक्की जिंदगी के अंदर आपको जो चीज मिलेगी, उसके बारे में एक आयत आती है कि इनसे कहा गया था कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो। तो जवाब देने की इजाजत थी नहीं, सिचुएशन का तकाजा ये था कि जवाब नहीं दिया जाएगा, ताकि एक तो तरबियत होती रहे, दूसरे ये कि उनको ऑल आउट जाने का कोई मौका ना मिले। आप अपने हाथ से मौका उनके हवाले नहीं करें। फिर जैसे ही मदीना पहुंचे, एक मुस्तकर मिला, एक बेहतर मकाम मिला, तो वहां से जो पहली एक्सपेडिशन जो थी बदर की, वो स्टार्ट ही ऐसे हुई थी कि एक तजारती काफिला जा रहा था और आप सब ने चाहा कि उसको इंटरवीन करें, इंटरसेप्ट करें रास्ते में। तो मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर जब आप सीरत को पढ़ेंगे ना, तो आपका जहन वसी होगा कि आपके पास एक ही तरीका नहीं है मामलात को निपटाने का, आपके पास एक से ज्यादा तरीके और रास्ते हो सकते हैं। और जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं ना, तो आपको उन सारे रास्तों को, सारे जो आपके तरीके हैं, उनको देखना होता है कि जी जो मेरे पास परमिसिबल स्पेक्ट्रम है, जो मुझे इजाजत है, वो कहाँ से कहाँ तक की है।
मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 ये भी कर सकता हूँ। अब कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं। हम तीन जगह कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप गौर करें तो। कोई भी अगर एक शख्स है, एक कम्युनिकेशन वो कर रहा है सामने वालों के साथ, एक कम्युनिकेशन वो कर रहा है ऊपर, और एक कम्युनिकेशन वो कर रहा है अंदर। तो उसकी कम्युनिकेशन किसी दूसरे के साथ क्या हो रही है या दूसरों के साथ क्या हो रही है, उसकी कम्युनिकेशन वर्टिकली अपवर्ड्स क्या हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ क्या हो रही है, और उसकी कम्युनिकेशन उसके अपने साथ क्या हो रही है। तीन किस्म की कम्युनिकेशन होती है उसकी। अच्छा, जब आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब आप सामने वालों के साथ एक राब्ते में होते हैं और उनके साथ आप डिसअग्री कर रहे होते हैं, तो कुछ चीजों को सोचना और उन पे गौर करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात यह है जनाब कि ये जो सामने वाला है ये कौन है। हम एक चीज करते हैं जिसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और उसमें वो थ्री पर्सपेक्टिव्स बताते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जिसको मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है कि मैं इस पूरे मामले के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो दूसरा पर्सपेक्टिव है दैट इज सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या है। उसके लिए आपको मुमकिन है कि सामने वाले के शूज में कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, कुछ टाइम उसकी नजरों से दुनिया को देखना पड़ेगा, उसके इस मामले के अंदर क्या नीड्स हैं, यानी उसको क्या किस चीज की जरूरत है, उसको इस मामले के अंदर क्या वांट्स हैं, यानी उसकी ख्वाहिश क्या है कि यार ये भी हो जाए तो कितनी जबरदस्त बात है। उसकी इस मामले के अंदर क्या इनसिक्योरिटीज हैं, किन चीजों से डरता है वो, क्या खौफ है उसको, यानी उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और एक और चीज कि इस सारे वांट्स और जारे, मेरी भी कुछ नीड्स हैं, मेरी भी कुछ वांट्स हैं, उसकी भी कुछ नीड्स हैं, उसकी भी कुछ वांट्स हैं, मेरी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जो उसके भी हैं जो मुझे उसे नहीं चाहिए। तो दरमियान का क्या रास्ता निकलता है, इसको कहते हैं विन विन। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में विन विन सोचेंगे, यानी कि मेरी भी जीत हो जाए और उसकी भी जीत हो जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को इस अंदाज में सॉल्व कर पाएंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा और आपका रिश्ता भी उसके साथ मौजूद रहेगा। आपने ये जरूर देखना है कि जी सामने वाले के साथ आपका रिश्ता क्या है। कभी कभी इंसान कॉन्फ्लिक्ट जीत जाता है, रिश्ता हार देता है, या आर्ग्यूमेंट जीत जाता है, रिश्ता हार देता है। तो वहां पे आपने विन विन सोचना है कि जी उसको भी एक्सेप्टेबल हो, मुझे भी एक्सेप्टेबल हो, मैं भी जीत जाऊं, वो भी जीत जाए, हम सब जीत जाए। मगर उसके लिए आपको बैठकर एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में बात करनी पड़ेगी। ये तो हो गए जनाब दो पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव और उसका पर्सपेक्टिव। फिर तीसरा पर्सपेक्टिव भी है, और तीसरा पर्सपेक्टिव है कि जी एक ऑब्जेक्टिव व्यू लिया जाए कि जी ये जो सिचुएशन है इसमें हम दो लोग हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और हम दोनों के कुछ वांट्स हैं, कुछ नीड्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ कुछ नॉट वांट्स हैं। उसमें से ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ठीक कौन है। एनएलपी यहां तक आके रुक जाती है। मैं कहता हूं जनाब एक चौथा पर्सपेक्टिव भी है, और वो चौथा पर्सपेक्टिव ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस मामले में क्या कहते हैं। अगर झगड़ा माँ बाप और बच्चों के दरमियान में है, तो बच्चों को हुक्म ये है कि माँ बाप के साथ नरमी का सलूक करें,
और उनकी ताबेदारी करें। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान में है तो बीवी को हुक्म यह है कि उसने अपने शौहर की बात मानने की, जो शरई उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मानने की, वो पूरी करे वो सारी। और इसी तरह अगर आप दो भाइयों के दरमियान झगड़ा है तो कोई किसी पे ज्यादती ना करे। तो आपने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट में आपको कभी मौका मिलता है आप दूसरे को दबा लेते हैं, आपकी पोजीशन ऐसी होती है, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ज्यादती करने की इजाजत तो कभी भी नहीं दी। तो ये चार पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव, सामने वाले का पर्सपेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव और एक अल्लाह का हुक्म। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कॉन्फ्लिक्ट के मामले में हिदायत। तो जब आप ये चार पर्सपेक्टिव लेंगे तो आपको ये जो सामने वाली कम्युनिकेशन है ना, ये आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसमें आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जो पर्सनालिटी से मुताल्लिक है। दैट इज, हमने पढ़ी बिग फाइव, हमने पढ़ी 16 MBTI, हमने पढ़ा मेटा प्रोग्राम्स के बारे में, हमने पढ़ा माइंडसेट्स के बारे में। इसकी एक एप्लीकेशन ये तो है कि आप अपने बारे में जानें, क्योंकि ये सारा सफर खुद शनासी से शुरू होता है। मगर एक एप्लीकेशन ये है कि आप सामने वाले के बारे में भी तो जानें, कि उसका काम करने का स्टाइल क्या है, वो उसका सोचने का अंदाज क्या है, उसके लिए क्या चीजें अहम हैं। उससे आपके किस अंदाज में बात करेंगे तो उसको बात समझ आएगी। जब आप सामने वाले को जान लेते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप उसको समझकर उसके हिसाब से कम्युनिकेट करें, उसे उस अंदाज में कम्युनिकेट करें, उस अंदाज में उस बात को अपनी को रिफ्रेम करें कि वो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो वो जो सारी शुरू की नॉलेज है वो आपकी यहाँ पे इंशाल्लाह इस्तेमाल होगी, कि आपने किसी के साथ भी नेगोशिएट करने से पहले, किसी के साथ लॉन्ग टर्म चलने से पहले इन चीजों का जायजा लेने की कोशिश करनी है कि जी इसको डील कैसे किया जाएगा, बंदे को किस किस्म का बंदा है या किस किस्म की खातून है। जितना आप सामने वाले को समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये तो जनाब हो गया इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जी लोगों का अपने आप से। मैं चाहता कुछ और हूं और मैं कर कुछ और रहा हूं। मेरा दिल और दिमाग किसी दूसरे रास्ते पर है और मेरे हाथ पैर किसी दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे हम ज़ाहिर वीडियोस वगैरह करते थे, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है। तो जो मेरे असिस्टेंट साहब हैं, अफनान साहब, अल्लाह खुश रखे, उनको बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो मुझे कहते थे यार व्यूज नहीं आ रहे सर, कुछ व्यूज का करें। तो मैं उसको यही कहता था कि भाई देखो, अगर आपने व्यूज के पीछे जाना है तो अगर घर के बाहर आप बहुत सारा गोबर बिछा दें तो मक्खियां ही मक्खियां, हजारों लाखों मक्खियां आएंगी, मगर आने के बाद वो सिर्फ बदबू में इजाफा करे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ क्वालिटी मिले तो आपको फूल वूल लगाने पड़ेंगे, और उस पे हमेशा कम तितलियां और कम बटरफ्लाईज आएंगी। मक्खियों की तादाद का मुकाबला नहीं करेंगी वो, मगर वो वैल्यू वाले लोग होंगे जो आपके पास आएंगे। फिर एक दिन वो ज्यादा उसने इसरार किया ना कि सर वो देखें, वो बंदा है, वो गटर के सामने खड़े होकर बात कर रहा है, वो फला जो है वो ये इस तरह कर रहा है, तो आप भी ऐसे करें। मैंने कहा मुझे एक दिन दो सोचने के लिए। फिर उसको मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे ना मशहूर नहीं होना, ये मैंने तय कर लिया। तो अब जैसे चल रहे हैं ना चलने दो। एक वीडियो होती है, उसका पर्पस क्या है, चलिए आप कहेंगे ठीक है वीडियो तो बना रहे हैं आप, फिर भी उसका पर्पस ये होता है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट या कोई रीडर, अब मैं हर एक को हर बात बैठ के नहीं समझा सकता, मेरे अपनी टाइम के बड़े शदीद कंस्ट्रेंट्स हैं, हालात तो आपने देख ही लिए पिछले हफ्ते में मैंने क्या किया। तो उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अक्सर, मुझे पता होता है कि फलां वीडियो इस चीज़ पे मौजूद है, मैं उसको भेज देता हूँ, यार आप ये सुन लें, आपका मसला हल हो जाएगा। जैसे हम वो आपको उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, जो जिसकी वजह से आपकी क्लास मिस हुई थी। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी प्रोग्राम का टाइटल था रमजान और टाइम मैनेजमेंट। अब मेरे जहन में जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जी प्रोग्राम रमजान के ऊपर होगा,
जिसमें हम बताएंगे कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। तो कुछ लोगों ने सिर्फ उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट ही देखा। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को वही नजर आता है जो वो देखना चाहते हैं, तो आखिर में उन्होंने इतराज किया, आपने टाइम मैनेजमेंट तो बहुत कम बात है। तो मैंने कहा कि बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट इस वक्त यही है कि ये जो महीना आ रहा है, अगर हमें नसीब हो गया, जिसकी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब इतना करीब पहुंच गए हम इसके, तो इसको बेहतरीन अंदाज में गुजारो, क्योंकि अगले साल पता नहीं हो ना हो। हाँ, टाइम मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप कराई हुई है पिछले, उसकी 20-25 वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख लें। वो वर्कशॉप्स का लिंक शेयर कर दिया उनके साथ। तो इसी तरीके से कभी कोई आता है, उसके साथ बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, पूरी जिंदगी मसाइल की आमाजगाही होती है। अब उसको व्हाट्सएप पे तो नहीं समझाएगा सकता। अब उसके दो तरीके हैं, या तो वो मेरे साथ वन ऑन वन प्रोग्राम में आए, जिसकी उसको अच्छी खासी फीस अदा करनी पड़ती है। और अगर वो कहते हैं नहीं जी मैं फीस नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता, या कौन फीस अदा करे या वट एवर जो भी उसका रीजन है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई इस चैनल के ऊपर 700 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको एक एक करके देखते जाएं, उनके रिफ्लेक्शंस लिखते जाएं, अपने पास काबिल अमल नुकात निकालते जाएं। 4-6 महीने में आपको डिफरेंस महसूस होने लगेगा। मगर ये मालूमात जाहिर है ऑर्गेनाइज नहीं है, ये बिखरी हुई मालूम, कुछ कहीं से मिलेगी, कुछ कहीं से मिलेगी, कुछ कहीं से मिलेगी। तो वन ऑन वन काम करने में और इंडिविजुअली के बजाय आप एक बिल्कुल अ, जिसको आप कहते हैं कि नॉन पर्सनल लेवल पे काम करने में जाहिर है बहुत फर्क है। और वो जो फीस है वो उसी फर्क की फीस है। तो ये चीज है। तो मैंने उन भाई साहब को कहा कि मुझे मशहूर होने का कोई खास शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि, दूसरी चीज है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं सड़क पर चलता हुआ जा रहा हूँ तो मुझे कोई पहचाने। तो मैं हद तक इम्कान जहाँ जरूरी है वहाँ ठीक है, बिकॉज अगर आपका वीडियो के ऊपर फेस होता है तो उसको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है, अगर फेस नहीं होता तो असर भी उसमें उतना नहीं होता। जो मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों का ज़ाहिर है अंदाज डिफरेंट होता है। तो बहरहाल गुजारा करते हैं। सो इस वजह से मैं इन जनरल कोशिश करता हूँ कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। देयर विल बी टाइम्स जहां आपका दिल और दिमाग कुछ और कह रहे होंगे, और आपको अपॉर्चुनिटी कोई और मिल रही होगी। सो वहां पे अगर आपको याद हो, हमने वैल्यूज की बात की थी। वहां पे आपका काम ये है कि जब भी आपने बड़ा डिसीजन लेना है, आपने वैल्यूज को जाके असेस करना है, और एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क आपके साथ शायद मैंने शेयर किया था, उम्मीद है आपके साथ। जो फोल्डर का लिंक है, उम्मीद है कि वो शेयर किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो मैं इस आप लोगों के साथ शेयर कर लेगा। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। प्रॉब्लली किया हुआ है, पर मुझे ठीक याद है। ये रिसोर्सेज हैं, इन्हें आप चाहें तो अपने पास डाउनलोड करके रख लें, इन्हें आप चाहें तो अ, किसी के साथ शेयर कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। इसमें स्पेशली जो इंग्लिश राइटिंग्स हैं वो बहुत अहम है, बड़े काम की चीज़ है आप लोगों के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाहें। सो ये जनाब आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक हो गया है शेयर। इसको आप यूज करें, शेयर करें, जो चाहे करें। ये वो मटेरियल है मोर लेस, समझ लें इसमें 90% वो मटेरियल जो मैं अपने इंडिविजुअल कोर्सेज में लोगों को कराता हूँ। तो ये आपके हवाले। वैसे मुझे लगता है कि मैंने पहले भी शेयर किया हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट मुझे मैनेज करना ही है, मैं एक पोजीशन पे बैठा हूँ और मेरे सामने ऐसे मसाइल आते हैं जिनके साथ मुझे निपटना है, जिनके साथ मुझे डील करनी है, लोगों के साथ डील करनी है, आपस के झगड़े निपटाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लोगों के। कुछ स्टाइल्स का फायदा होता है, कुछ का नुकसान होता है। कभी आपने कछुए को देखा है कि अगर उसको कोई थ्रेट होता है तो वो गर्दन अपनी अपने खोल के अंदर कर लेता है, उसके बाद दुनिया में आग लग जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं अवॉइडेंस का स्टाइल। वो आग उसको जला सकती है। तो जब कोई मामला खड़ा होता है तो आप अपनी गर्दन छुपा लेते हैं और आप आंखें बंद कर लेते हैं और आप इंतजार करते हैं। मैंने देखा है अक्सर, अनफॉर्चुनेटली ये खवातीन को ही देखा है। आप लोग कहेंगे जी जेंडर बायस्ड है, कि वो रोड क्रॉस करती है तो वो जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है उसकी दूसरी तरफ देख के क्रॉस कर रही है, पता नहीं क्यों। अब ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ लोगों को रोड क्रॉस करने की भी तरबियत नहीं दी जा रही। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैं कोई 70-80 की स्पीड पे जा रहा था, खवातीन ने
जो है वो इंडस हॉस्पिटल के सामने रोड पे कदम रख दिए दूसरी तरफ देखते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इधर उधर करके गाड़ी जान बच गई, उनकी भी और मेरी भी, वरना बाद में ज़ाहिर है मेरा भी काम हो जाता। तो द पॉइंट इज के जी भाई, जिस तरफ मसले मसाइल हैं उस तरफ देखना पड़ता है। तो अवॉइडेंस जो है ना वो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। अगर आप अपने आप को एसर्ट भी नहीं करते, एसर्ट करने का मतलब है कि आप उस मामले को हेड ऑन डील भी नहीं करते, और आप दूसरों के साथ ताउन भी नहीं करते या उनसे ताउन भी नहीं मांगते, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। जब आप उस मामले को अवॉइड करेंगे या उसको यूं कहते हैं कारपेट के नीचे घुसाएंगे, एक बायस भी हमने पढ़ा होगा, स्टेटस को बायस, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो गंद कारपेट के नीचे जमा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, एक दिन कारपेट फट जाता है और फिर मामला बहुत बिगड़ जाते हैं। तो जरूरी है कि मामला जिस वक्त खड़ा हो उसी वक्त उससे डील किया जाए। अच्छा, इसके मुकाबले में और दूसरी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तरीका ये होता है कि आप बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला हल हो जाए। हर एक की बात सुन रहे हैं, हर एक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। तो आप इस सूरत में अकोमोडेटिंग सिचुएशन में आप सबको खुश करना चाहते हैं। जब आप सबको खुश करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता, आमतौर से कोई ना कोई शख्स नाराज हो ही जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाएं। यानी कि आप ये देखें कि भाई तुम्हें ये चार फायदे हो रहे हैं, दो नुकसान हो रहे हैं, तुम्हें ये चार फायदे हो रहे हैं, ये दो नुकसान हो रहे हैं, तो तुम भी बर्दाश्त कर लो, तुम भी बर्दाश्त कर लो। तो कुछ लेके कुछ दे के मामला सेट कर लेंगे, एक थोड़ी ऑप्टिमम सी सिचुएशन है। तो एक स्टाइल ये है कि जी अवॉइड कर दिया जाए, दूसरा स्टाइल ये है कि सबको खुश करने की कोशिश की जाए, ये मुमकिन जरा मुश्किल होता है। तीसरा स्टाइल ये है जनाब कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय कर लिया जाए। और चौथा स्टाइल ये है जो कंपटीशन कहते हैं कि दूसरे को कुचल दिया जाए। आपके पास अथॉरिटी है, आपके तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूं कि कैसे करते हैं आप। तो ये है अथॉरिटेटिव या कमांड का स्टाइल। कहीं कहीं ये जरूरी होता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जब आप सामने वाले को कुचलेंगे तो आमतौर से वो कुचला नहीं जाएगा और वो कहीं ना कहीं उसको रिटालिएट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपने एक ऑप्टिमम सोल्यूशन तो डिजाइन नहीं किया उस मसले। अच्छा, अगर एक फर्द है तो चले उसको दबा दिया आपने, अगर ये पूरी कोई कम्युनिटी है, अगर आपके हाथ में, वो कहते हैं ना कि इफ यू हैव द ओनली टूल यू हैव इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके हाथ में बंदूक होती है, वो समझता है कि इस बाकी सारों को दबाया जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप कुचलने की कोशिश करते हैं ताकत से हर चीज को, तो सामने से रिटेलिएशन आती है, फिर सामने वाला भी बंदूक उठा लेता है, और फिर कॉस्ट बढ़ती जाती है, लाइफ की भी, माल की भी, हर किस्म की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो बेहतरीन तरीका ये है कि जनाब मेज पे बैठे आमने सामने और बैठ के बात करेंगे जी किस तरीके से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कि सब जीत जाए। एक ऐसा सोल्यूशन जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, सबको थोड़ा थोड़ा फायदा हो, और जो फायदा हो वो इस जो पहले वाला सिचुएशन थी अकोमोडेटिंग की, उससे बेहतर हो। मिलकर एक्टिवली काम करें टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन विच इज रीचेबल, विच इज डूएबल, जिसका फायदा सबको महसूस हो। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल, मसले का हल हो। तो ये पांच स्टाइल केल्विन स्टाइल कहलाते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। और उसमें से जिसको मैं इख्तियार करने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा वो अवॉइडेंस है। जो कमजोर लीडर होता है वो अवॉइड करता है मामले। वो कहता है जी बर्दाश्त करें, चलाएं काम, बस जैसे चल रहा है चलने दें। तो जैसे चल रहा है चलने दें में फिर खराब मामला ज्यादा हो जाता है और उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सो अगर आपके इर्द गिर्द कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले आप जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझें, उसके एस्पिरेशंस को समझें, उसकी वांट्स को और उसकी नीड्स को समझें। देखें वो चाहता क्या है, उसकी नज़र से दुनिया को देखें। फिर एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें अपने इमोशंस को, उसके इमोशंस को साइड पे रख के देखें कुछ देर के लिए।
कि इसमें एक्चुअली विन विन सिचुएशन बन कैसे सकती है। ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हमसे। और फिर एक ऐसा ग्राउंड तैयार करें जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो, उनके लिए भी फायदेमंद हो, आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल। जब आप ऐसा करते हैं और बैठ के बात करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जज्बाती अंदाज में लड़ झगड़ कर डील करने के बजाय बैठ के रिजॉल्व करना सीखें। जब हम बैठ के रिजॉल्व करते हैं मामले को तो हमारे सामने रास्ते खुलते हैं। और बैठ के भी एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाने, बैठ के हल तलाश करना है। दो किस्म की थिंकिंग होती है। एक थिंकिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग क्या है कि मैं प्रॉब्लम पे बैठ के घंटों बात करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उसके हल के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी जैसे ही आपका दिमाग प्रॉब्लम पे जाता है, आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे होते हैं और उसमें फंसे हुए होते हैं। इट्स लाइक अ वर्लपूल, ये जो भंवर होता है ना, उसमें बंदा गोल गोल घूम रहा होता है। मगर फिर क्या होता है कि आप जैसे ही अपने दिमाग को, कभी आप सोचिएगा आपके सामने एक मसला है, आप प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, अपने फोकस को हटा के लेके जाते हैं सोल्यूशन पे, तो आपके सामने एक तो आपके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से वो दूर होना शुरू हो जाता है। दूसरा काम ये होता है कि आपके सामने नए नए हल आना शुरू हो जाते हैं उस मसले के, एंड यू गेट अ चांस टू टॉक अबाउट इट। सो ये है जनाब सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। अब जनाब आपके कोई सवालात हैं तो सवालात कर लें, तो हम देख लेते हैं। और मजीद कोई आपके कमेंट्स हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सेशन में कुछ नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकते हैं। जनाब फातिमा साहिबा का सवाल है, बल्कि कमेंट है कि किसी को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ना हमेशा ऐसे मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बार्गेन करना है। अच्छा, रिसर्च हमें ये बताती है कि जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आप उसके लिए फायदा नहीं कर रहे होते, एक्चुअली अपने लिए फायदा पहुंचा रहे होते हैं, अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। बिकॉज आपके अंदर जो इंतकाम की आग लगी हुई होती है, जो गुस्सा होता है, उसको ठंडा करते हैं आप, तो आपका दिमाग फिर पॉजिटिव चीजों की तरफ चलना शुरू होता है। तो दूसरी चीज ये है कि आप उसको अल्लाह के लिए माफ कर सकते हैं कि जी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डील करेंगे, या अल्लाह मैं आपके लिए आपके इस बंदे को माफ कर रहा हूँ। बंदा तो अल्लाह का ही है ना, या कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसके बदले में आप मेरे कुछ गुनाह माफ करो, या आप मुझे क़यामत वाले दिन मेरे फला फला काम मुझसे गलत हो गए थे, ये चुन पे छोड़ दें मुझे, आसान हो जाएगा। बिकॉज आपको हमेशा उससे बड़ी चीज चाहिए ना। अच्छा, माफ करने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि एक शख्स है, उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप कहें जी मैंने इसको माफ करना है, तो उसके बाद दोबारा जाके उसके साथ बैठ गया और दोबारा नुकसान उठा लिया, तो ये नहीं करना है। सबक अपनी जगह है। माफ करने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर उसको, जो आपने रेंट फ्री स्पेस दी हुई है, उसमें से उसको बाहर निकालना है और उसके बाद अपने काम से लगना है। हम इसलिए नहीं भूल जाते। आप जितना फासला रख सकते हैं आपको फासला रखना चाहिए, खास तौर से ऐसे लोगों से जिनके साथ फासला रखना आसान है। अगर कोई आपका खून का रिश्तेदार है, उससे आपको तकलीफ पहुंच रही है, तो उसके साथ तो जाहिर है आप सिला रहमी का हुक्म है, आप अलग नहीं हो सकते। तो उससे जितना मिनिमम कांटेक्ट रखने की इजाजत है उतना मिनिमम कांटेक्ट रखें, मिल लिया करें, खैर खैरियत पूछ लिया करें, बस उसके साथ अपने जिसको कहते हैं गाड़ी ना छाने, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। तो आपको ऑब्वियसली जितने लोग नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए एक बाउंड्री वॉल बनाएं, उस बाउंड्री वॉल के बाहर रखें। सो इसके अलावा भी आप सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं, वहां से आपको क्या हासिल हो रहा है। आप अखबार पढ़ते हैं, अगर तो अखबार लोग नहीं पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, किसको देखते हैं, वो आपको क्या दे रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, किस रास्ते पे लेके जा रहा है, ये गौर करने की बात है।
तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई तो फिर तो हर एक को आपकी जिंदगी में दाखिला करने की इजाजत है, वो आएगा जो दिल में आएगा करेगा और चला जाएगा। भुगतेंगे आप। हाँ जी, और कोई सवाल? भाई क्या आपको दुनिया में हर शख्स से ताल्लुक रखने का हुक्म है? आपको जिंदगी के अंदर ये इख्तियार हासिल है कि आप किसी से मिलें ना मिलें, हाँ आप उसको सलाम कर लें, आप उसकी खैर खैरियत पूछ लें, आपको उससे गहरा याराना रखने की जरूरत तो नहीं है हर खातून से जो आपको मिल रही है। ये तो शरीयत में नहीं कहा गया कि आप हर बंदे के साथ जाके गले मिलें, उसकी उसके उसको घर में लेके आए, उसको खाना खिलाएं, उसके साथ घंटों बातें करें। ऐसा तो नहीं कहा गया ना। कुछ लोगों से आपका दिल मिलता है, कुछ से नहीं मिलता है। अगर वो आपके सिला रहमी वाले लोग नहीं है, आपके उलुल अरहम में से नहीं आते, तो फिर तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बस सलाम दुआ करें, जितना हुक्म है उतना काम करें, मुस्कुरा के देख लें, बस काफी खैर खैरियत पूछ लें। तो अपनी बाउंड्रीज बनाना ना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई बाउंड्री नहीं है तो फिर उसके वो कहते हैं जी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो वो दीवार अगर आप नहीं खड़ी करेंगी तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी गुजारना, कि किसको कितनी करीब आने देना है आप। ठीक है जनाब, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मुझे इजाजत देते हैं आप लोग। सवाल है तो जल्दी से कर लें। चले जी, इस क्लास को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके मुतल्लिका टाइम के ऊपर जो है वो मुलाकात होगी। मेरे ख्याल में अगला सेशन शायद लास्ट है या सेकंड लास्ट है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।